आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन है, सब्जेक्ट है, वो है आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके अंतर्गत जो मेरा आज का सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम पर्पज से, वो है नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि सौर विकिरण की प्रकृति और गुण। ठीक है, सौर विकिरण की प्रकृति और गुण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। ठीक है, सूर्य जो है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है और जिसके द्वारा ही इस पृथ्वी के समस्त जीवों का जो है वो संचालन होता है। ये जो खाद्य श्रृंखला है ये कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा के द्वारा ही संचालित होती है। ठीक है, तमाम प्रकार के जीव जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, कवक, बैक्टीरिया, फंगस हो गए, ठीक है, मानव हो गए, ठीक है, तो तमाम प्रकार के जंगली जानवर हो गए, जितने भी पृथ्वी पर उपस्थित जीव हैं, कहीं ना कहीं इन सभी के लिए खाद्य यानी ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो है सूर्य। ठीक है, पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन तैयार करते हैं और उस भोजन को मानव भोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि तमाम प्रकार के पशु पक्षी उसका उपभोग करते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के जानवर जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो भी उसका उपभोग करते हैं और उनको फिर और कोई जानवर खाता है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, तमाम प्रकार के छोटे जीव भी भोजन को जो है वो जो है फसल को ग्रहण करते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अपनी पोषण आवश्यकता के रूप में वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं और ये वनस्पतियां जो है वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि समस्त पोषणीय ऊर्जाओं का स्रोत जो है वो सूर्य है। सूर्य का प्रकाश अगर ना हो तो इसमें इस पृथ्वी में जीवन संभव जो है वो नहीं हो सकता है। तो सूर्य का प्रकाश ही बहुत ही उपयोगी होता है और सूर्य के प्रकाश के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, नेचर है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से आपको जो है वो बताते हैं। ठीक है, जैसे कि सौर विकिरण की प्रकृति अगर बात करें कि सौर विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो जो सोलर रेडिएशन होता है, सूर्य का प्रकाश व ऊर्जा का सूर्य से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलकर अंतरिक्ष से होते हुए पृथ्वी तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो एक चीज और जान लीजिए कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक किसके माध्यम से पहुंचता है, वो संवहन प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? संवहन प्रक्रिया के द्वारा यह प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, पर जीवन का मूल आधार होता है। ठीक है, और इसमें तमाम प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कई प्रकार की वेव्स होती हैं जो कि जीवन का मूल आधार होती हैं। पृथ्वी की जलवायु, तापमान, पौर प्रणालियां, वर्षा, महासागरीय धाराएं, प्रकाश संश्लेषण, जैवमंडल गतिविधियां तथा ऊर्जा चक्र सभी सौर विकिरण पर निर्भर होते हैं। कहने का ये मतलब है कि सूर्य जो है वो, सूर्य का प्रकाश वो ब्रह्मांड की मुख्य ऊर्जा का स्रोत है और ये मुख्य ऊर्जा जो है वो कई सारी जो जैवमंडलीय प्रक्रियाएं होती हैं उसको संचालन में काफी हेल्पफुल होती है। कई सारी प्रक्रियाएं जो पृथ्वी के अंदर होती हैं, जैसे कि वर्षा होना, ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो होती हैं जैसे कि पृथ्वी की जलवायु हो गया, तापमान हो गया, पवन प्रणालियां हो गया, ठीक है, वर्षा हो गया, महासागरीय धाराएं हो गई, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हो गया, जैवमंडल की गतिविधियां हो गया, ऊर्जा चक्र हो गया, ठीक है, सभी सौर विकिरण पर निर्भर होती हैं। ये सारी किस पर निर्भर होती हैं? सोलर रेडिएशन पर जो है वो निर्भर होती हैं और इन्हीं प्रक्रियाओं, सोलर रेडिएशन के द्वारा ही ये सभी प्रक्रियाओं का संचालन जो है वो होता है। भाई, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया पौधों के अंदर होती है। धाराओं की महासागरीय धाराएं हो गया, जैवमंडल गतिविधियां हो गया, तापमान हो गया, पृथ्वी की जलवायु हो गया, ये सभी जो है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। ठीक है, तो इसलिए सोलर को जो है वो सूर्य के प्रकाश को, सूर्य ऊर्जा को सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत जो है वो माना गया है। सूर्य एक माध्यम आकार का तारा है जो निरंतर परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु
आपस में मिलकर के हीलियम बनाते हैं और अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। यही ऊर्जा जो होती है वो प्रकाश एवं जो है वो प्रकाश को जो है वो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य क्या है कि एक मध्यम आकार का तारा है, ठीक है। सूर्य जो है वो मध्यम आकार का तारा है, ठीक है, जो कि जो है पृथ्वी से कई करोड़ गुना जो है वो बड़ा है, ठीक है, और पृथ्वी को संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, यानी परमाणु संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम बनाते हैं और अपार ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, अपार ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है, जिसके कारण से जो है होता है। तो सूर्य के पृथ्वी तक जो है लगभग का जो है वो जो सूर्य का प्रकाश है वो कई कम गुना, मतलब कि लगभग 1 लाख गुना जो है वो, मतलब कि लगभग 1/, मतलब कि लगभग 10,000 20,000 जो है वो कम गुना जो है वो प्रकाश ही पहुंच पाता है। मतलब सूर्य में इतनी ऊर्जा होती है, अगर वो पृथ्वी पर पड़े तो पूरी पृथ्वी जल सकती है। तो बहुत ही कम मात्रा में, मतलब कि कह सकते हैं कि लगभग की 1/, लगभग 10,000वां भाग जो होता है वही सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचता है। उतने में इतनी गर्मी होती है। आप सोच लीजिए, अगर कि जो है इसके कम हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा पृथ्वी हीट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये जो हाइड्रो फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जो है वो ही सूर्य जो है वो गर्म होता है और इसमें अपार ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा ऊर्जा होती है और ये जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक जो है वो पहुंचती है, ठीक है। ये जो ऊर्जा है वो प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में ही पृथ्वी तक क्या करती है, पहुंचती है। नेचर ऑफ सोलर रेडिएशन की बात करें, सौर विकिरण की प्रकृति की अगर बात की जाए, यानी कि सौर विकिरण की कैसी प्रकृति होती है, तो सबसे पहले इनकी जो प्रकृति होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्वरूप होता है। नेचर ऑफ मैग्नेटिक वेव के द्वारा होती है, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्वरूप के ऊपर होती है। तो सौर विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में यात्रा करता है। इसे प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि यह अंतरिक्ष के निर्वात में भी पृथ्वी तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय का स्वरूप की अगर बात करें तो विद्युत चुम्बकीय का जो स्वरूप होता है वो तरंगों के रूप में यात्रा करता है। कैसे करता है, वेव्स के रूप में जो है वो वेव्स के रूप में जो है वो यात्रा करता रहता है। इसे प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसे फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। यही कारण है कि यह अंतरिक्ष के निर्वात में भी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। मतलब कि यही कारण है कि अंतरिक्ष के निर्वात में भी ये पृथ्वी तक पहुंच जाता है। यह तरंगे विभिन्न तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ और आवृत्तियों फ्रीक्वेंसी में होती हैं। इनका समुच्चय विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो ये जो तरंगे होती हैं वो तरंग दैर्घ्य के रूप में, यानी कि वेव लेंथ के रूप में, और आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसी में होती हैं, मतलब कि कई सारी आवृत्तियों में होती हैं, ठीक है। इनका समुच्चय जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरा इनकी जो विशेषता नेचर है वो है सौर स्पेक्ट्रम की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम, ठीक है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होती है, ठीक है। सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा होती है वो कितने भागों में है, 3 भागों में विभाजित होती है। कौन कौन सी, परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज लगभग 7 to 8% होती है, ठीक है। तो सौर स्पेक्ट्रम जो होती हैं उनकी संरचना होती है, यानी कि सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं उनको 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है, परावैंगनी रेस, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो कितने % होती हैं, 7 to 8% होती हैं। विजुअल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट जो होती है वो 40 to 43% होती है, लगभग 40 से 43%। और तीसरी जो है वो है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज, लगभग 49 to 52% होती हैं।
तो सूर्य से पाने उत्पन्न होने वाली 3 प्रमुख किरणें होती हैं, परावैंगनिक किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें और अवरक्त किरणें। ठीक है, और सबसे कम जो है वो होती हैं, जो घातक होती हैं, वो होती है परावैंगनिक किरणें, 7 से 8% ही होती हैं। ठीक है, और जो दृश्य प्रकाश होता है वो 40 से 43% होता है, और सबसे अधिक जिसकी होती हैं वो होती हैं अवरक्त किरणें, लगभग 49 से 52% होती हैं। तो ये जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, परावैंगनिक किरणें जो होती हैं, ये सबसे नुकसानदायक होती हैं, घातक होती हैं, जिसे हम शॉर्ट में यूवी रेस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है, वो जो है एक प्रकार से ओजोन परत जो होती है वो छाया के रूप में फैली हुई है। वो अवरक्त किरणों, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो अवरक्त किरणें होती हैं उनको रोकने का काम करती हैं। ओजोन परतें जो है वो उसको रोकने का काम करती हैं। ओजोन परतें यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और हमारे पृथ्वी तक जो है वो हमारे ऊपर जो है वो पहुंचने से नहीं पहुंच पाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं ये हमारे स्किन के लिए काफी घातक होती हैं। ठीक है, और इसके कारण जो है स्किन झुलस सकती है और कैंसर जैसी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं, जिसे अवरक्त, जिसे जो है वो जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत होती है जो कि थर्मोस्फीयर में स्थित होती है, उसे रोकने का काम जो है वो करती है। ठीक है, ये तो इस प्रकार से जो है वो इंफ्रारेड रेज और विजुअल रेज ही हमारे, विजुअल लाइट और इंफ्रारेड रेज ही हमारे पृथ्वी तक जो है पहुंच पाती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है। इनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है और ऊर्जा अधिक होती है। ये जीवों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, परंतु पृथ्वी का ओजोन मंडल अधिकांश यूवी किरणों को शोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है कि इनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, काफी कम होती है, इसमें ऊर्जा अधिक होती है, और ये जीवों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जीवों के लिए काफी हानिकारक होती हैं, और परंतु पृथ्वी का ओजोन मंडल अधिकांश यूवी किरणों को शोषित कर लेता है। जो ओजोन मंडल होता है पृथ्वी का, वो काफी जो है यूवी रेस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे पृथ्वी तक पहुंचने से क्या करते हैं, रोकने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, दृश्य प्रकाश की बात करें, विजुअल लाइट की बात की जाए, तो यह वह भाग है जिसे मानव आंख देख सकती है। यह प्रकाश पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जो विजुअल लाइट होता है वो मानव के लिए काफी उपयोगी होता है। इसे हम अच्छे से क्या करते हैं, देख सकते हैं। यूवी रेज को क्या करते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो विजुअल रेज होती हैं उनको हम आसानी से क्या करते हैं, देख सकते हैं, हमारी आंखें देख सकती हैं। ये जो होती हैं वो पौधों के लिए, ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, यानी पौधे रासायनिक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण किरणें होती हैं वो होती हैं दृश्य प्रकाश, यानी विजुअल लाइट होती है। इनकी प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं, अत्यंत आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो पौधों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रकाश होता है वो होता है दृश्य प्रकाश। पौधे अपना भोजन इसी प्रकाश से जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अगला जो है अवरक्त किरणें हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रेज कहते हैं। इंफ्रारेड जो होती हैं, ठीक है, ये ऊष्मा प्रदान करती हैं और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अवरक्त किरणें जो होती हैं ये क्या करती हैं, ऊष्मा प्रदान करती हैं। ठीक है, ऊष्मा प्रदान करने काम करती हैं और पृथ्वी के तापमान को क्या करती है, नियंत्रित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है अवरक्त किरणों की, इंफ्रारेड की होती है। ठीक है, सौर स्थिरांक की बात करें, सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट की, तो सौर स्थिरांक वह मात्रा है जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी भाग पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रति सेकंड प्राप्त होती है। इसका मान लगभग 1361 वाट प्रति मीटर मीटर स्क्वायर होता है। कहने का मतलब होता है सोलर कांस्टेंट जो होता है जिसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं।
सौर स्थिरांक की बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सौर स्थिरांक वह मात्रा है जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी भाग पर प्रति वर्ग मीटर में प्रति सेकंड मात्रा में, ठीक है, कहने का मतलब है कि सौर स्थिरांक वह मात्रा है जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी भाग पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रति सेकंड प्राप्त होती है। इसका मान जो होता है वो 1361 वाट प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है। तो सौर स्थिरांक जो होता है वह उष्मा की वह मात्रा होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी की बाहरी परत में जो है वो प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर जो है वो, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड जो प्राप्त होने वाली उष्मा होती है उसे हम सोलर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। यह सोलर कांस्टेंट जो है वो, इसका मान जो होता है वो 1361 वाट प्रति वर्ग मीटर जो है वो होता है। ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इसे स्थिरांक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्थिरांक कहा जाता है। परंतु सूर्य की गतिविधियों के कारण इसमें हल्का परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? स्थिरांक कहते हैं। देखिए, सूर्य की गतिविधियों में हल्का परिवर्तन होने के कारण जो है वो इसका हल्का परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। हल्का क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है स्थिरांक में। सूर्य की गतिविधियां अगर चेंज होती हैं, मतलब कि कभी जो है बादल है, कुछ है, या फिर तो ठंडी या गर्मी के दिनों में ये सोलर जो कांस्टेंट होता है वो परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे हम, जो अगला हेडिंग हमारा वो है सोलर विकिरण के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन की हम मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे मुख्य विशेषता है ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो आप जानते ही हो कि सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जो है सूर्य, ठीक है। तो सौर विकिरण पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सभी प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत जैसे पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, बायोमास हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो सौर विकिरण पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सभी प्राकृतिक स्रोत जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, बायोमास हो गया और जीवाश्म ईंधन हो गया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो सौर ऊर्जा पर ही जो है निर्भर है, ठीक है। तो सूर्य जो है वो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। तमाम प्रकार की जो जैवमंडलीय प्रक्रियाएं होती हैं, जैवमंडल में होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं, वो कि सूर्य ऊर्जा पर ही निर्भर होती हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण और शोषण की प्रक्रिया हो गई, ठीक है, आपका जो है वो जल विद्युत हो गया, बायोमास हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सभी प्रक्रियाएं जो है वो सूर्य की ऊर्जा पर ही निर्भर जो है वो होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी मुख्य ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है। दूसरा क्या है? सीधी रेखा में संचरण। सीधी रेखा में संचरण की बात करें तो सौर विकिरण सामान्यतः सीधी रेखा में चलता है। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन और प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो सूर्य जो है वो सीधी रेखा में चलता है। सौर विकिरण सामान्यतः जो है वो सीधी रेखा में चलता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और इसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि परावर्तन होती है, रिफ्रैक्शन होता है और स्कैटरिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है? प्रकाश कई तरीके से प्रकीर्णित होता है, फैलता है, ठीक है, परावर्तित होता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती है। जैसे कि परावर्तन की अगर बात करें हम, रिफ्रैक्शन की, तो जब सौर किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। मतलब किसी भी सतह से टकरा करके जो है वो, जब वो किसी सतह से सूर्य की किरणें जो होती हैं वो टकराती हैं और पुनः लौट जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के कारण ही आज जो है वो तापमान में क्या, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 30% भाग
सौर विकिरण को परावर्तित कर देता है, जिसे हम एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, तो लगभग 30% जो भाग होता है, मतलब कि सूर्य से जो उष्मा आती है, लगभग 30% उष्मा होती है जो परावर्तित हो जाती है और वायुमंडल में फैल जाती है, जिसे अवशोषित नहीं करते हैं, उसे हम एल्बिडो कहते हैं। बर्फ और हिम का एल्बिडो अधिक होता है, यानी बर्फ और हिम का जो एल्बिडो होता है वो काफी अधिक होता है, वो काफी ज्यादा परिवर्तित कर देते हैं। समुद्र और वन क्षेत्र का एल्बिडो काफी कम होता है, यानी जो समुद्र होते हैं वो काफी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक, उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। जो वन होते हैं, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट एरिया, वो भी काफी ज्यादा प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से समुद्र और वन क्षेत्र का जो एल्बिडो होता है वो काफी कम होता है। लेकिन बर्फ का हो गया और हिम का हो गया, पहाड़ का हो गया, उसका एल्बिडो, उसका जो है वो एल्बिडो काफी अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा जो होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया। तो सौर विकिरण का कुछ भाग वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषित, ठीक है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो कहने के ये मतलब है कि सौर विकिरण का कुछ भाग जो होता है वो वायुमंडल और पृथ्वी की सतह पर अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ओजोन परत यूवी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, ओजोन जो परत होती है वो यूवी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती हैं, और जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। तो ओजोन परत जो होती है वो यूवी रेस को क्या करती है, जो घातक अल्ट्रावायलेट रेस होती है उसको अवशोषित कर लेती है। इसी प्रकार से जो जल वाष्प होता है, ठीक है, हवा में फैला हुआ, हवा के साथ जो जल वाष्प मौजूद होता है वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। यह प्रक्रिया जो है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का आधार है। तो ये जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, बेस कहलाती है। अगली जो प्रक्रिया है वो है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। तो जब सौर किरणें वायुमंडल के कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकीर्णन क्या होती है कि जब सौर किरणें जो है वो वायुमंडल के कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, बिखर जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश का प्रकीर्णन, जैसे कि प्रकाश जो है वो, जैसे कि प्रकाश के प्रकीर्णन कारण ही जो है वो आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। किस कारण से, तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकाश जो है वो जब चारों तरफ से, ठीक है, वायुमंडल में बिखर जाता है तो जो प्रकाश है वो समान रूप से जो वितरित होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रकीर्णन प्रक्रिया के द्वारा ही वितरित होता है। ठीक है, प्रकीर्णन क्रिया के द्वारा ही पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर क्या होता है, प्रकाश जो है वो फैल जाता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन की प्रक्रिया के द्वारा ही पृथ्वी के समस्त भागों पर जो है वो उजाला रहता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है वो पृथ्वी के अंदर होती है। ठीक है, आकाश का जो रंग होता है रेली प्रकीर्णन यानी कि रेली स्कैटरिंग के कारण होता है। ठीक है, तो आकाश का रंग कैसा होता है, नीला जो होता है वो प्रकीर्णन प्रक्रिया के द्वारा होता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा इसी कारण से होती है। तो सूर्योदय जब होता है और जो सूर्यास्त होता है तो जो लालिमा दिखाई देती है वो इसी प्रकीर्णन प्रक्रिया के द्वारा ही दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रकीर्णन क्रिया काफी इंपॉर्टेंट होती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमने आपको जो है वो नेचर एंड प्रॉपर्टी की जो है आपको पढ़ाया। ये जो क्लास है हम 2 पार्ट में आपको पढ़ा रहे हैं। ये थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ाया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकेंड पार्ट आपको जो है वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिवाइड किया है कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है, तो ये मैंने आज पार्ट 1 पढ़ा दिया और नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 जो है पढ़ाएंगे। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी क्लास। तो इसका जो पीडीएफ है हमारे आरबीएस महाविद्यालय के जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।